हमारा पिछला टॉपिक था जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम कर रहे हैं जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस की। इफ पीपल आर आस्क्ड टू चूज द काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच दे वुड लाइक टू लिव, they are likely to choose one in which the rules and organizations of society allowed them a privileged position. अगर लोगों से पूछा जाए कि एक ऐसे समाज को चुनो जिसमें तुम रहना चाहते हो, जिस तरह का तुम्हें पसंद हो, तो वो ऐसा समाज चुनना चाहेंगे जहां रूल्स और ऑर्गेनाइजेशन समाज के ऐसे हो जिसमें उनको जो है एक फायदेमंद जगह मिल रही हो। We cannot expect everyone to put aside their personal interest and think of the good of a society, especially if they believe that their decision is going to have an impact on the kind of life and opportunities their children will have in the future. हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कोई अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको साइड में रखे और एक अच्छे समाज के बारे में सोचेगा, खास तौर पे जब ये बिलीव करते हैं कि उनका जो डिसीजन है उससे असर जो है वो उनकी जिंदगी पे भी पड़ेगा, साथ ही साथ जो मौके उनके बच्चों को भविष्य में मिलेंगे। Indeed, we often expect parents to think of and support what is best for their children. हम उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स जो है बच्चों को सपोर्ट करें और सोचें जो उनके लिए बच्चों के लिए बेस्ट है। But such perspectives cannot form the basis of the theory of justice for a society. पर ये जो नजरिया है ये एक तरह से जो थ्योरी है जस्टिस की उसका बेसिस नहीं बन सकता सोसाइटी के लिए। So how do we reach a decision that would be both fair and just? तो अब हम कैसे ऐसे डिसीजन पे पहुंचे जो सही भी हो और न्यायपूर्ण भी हो? जॉन रॉल्स has tried to answer this question. अब जॉन रॉल्स जो हैं उन्होंने इसका जवाब देने की कोशिश करी है। He argues that only way we can arrive at a fair and just rule is that if we imagine ourselves to be in a situation in which we have to make decisions about how society should be organized, although we do not know which position we would ourselves occupy in that society. वो ये तर्क देते हैं कि एक अकेला तरीका जिससे हम फेयर और जस्ट रूल तक पहुंच सकते हैं वो ये है कि अगर हम खुद को इमेजिन करें उस सिचुएशन में जिसमें हमें डिसीजन लेना हो कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज करी जाएगी, जबकि हमें खुद ये नहीं पता कि हमारे को जो है उसके अंदर कौन सी पोजीशन मिलेगी। दैट इज वी डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वी वुड बी बोर्न इन, वेदर वी वुड बी बोर्न इन एन अपर कास्ट और लोअर कास्ट फैमिली, रिच और पुअर, प्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज। यानी कि अगर हमें ये ना पता हो कि हम किस तरीके के परिवार में पैदा होंगे, क्या हम एक अपर कास्ट में हैं या लोअर कास्ट फैमिली में पैदा होंगे, गरीब में होंगे या अमीर में होंगे, जिनको फायदे मिलते हैं सुविधाएं मिलती हैं उसमें होंगे या वो बिल्कुल हाशिए पे उनके यहाँ होंगे। रॉल्स आर्ग्यूज दैट इफ वी डू नॉट नो इन दिस सेंस हु विल बी एंड what options would be available to us in the future society, we will likely to support a decision about the rules and organizations of that future society in which would be fair for all the members. तो यहाँ पर रॉल जो है वो ये तर्क रखते हैं कि अगर हमें ये पता ना हो इस सेंस में कि कौन होगा, क्या ऑप्शंस जो है अवेलेबल होंगे हम लोगों को एक भविष्य के समाज में, तो हो सकता है हम ज्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाए उस डिसीजन को जो कि रूल्स और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हो फ्यूचर सोसाइटी के, और वो हो सकता है शायद सभी मेंबर्स के लिए बिल्कुल फेयर हो। रॉल्स डिस्क्राइब दिस एज अ थिंकिंग अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस। अब रॉल्स जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये जो सोच है ये एक तरह से जैसे कहना चाहिए ना पर्दे के पीछे वाली इग्नोरेंस है। He expects that in such a situation of complete ignorance about our possible position and status in society, each person would decide in the way they generally do, that is in terms of their own interest. उनको ये उम्मीद है कि ऐसी सिचुएशन में जहां लोगों बिल्कुल अनजान होंगे अपनी खुद की जो पोजीशन है या स्टेटस को लेकर सोसाइटी के अंदर, तो हर इंसान जो है उस तरीके से डिसीजन लेगा जैसे वो जनरली लेता है, यानी अपने खुद के इंटरेस्ट में। But since no one knows who he would be and what is going to benefit him, each will envisage the future society from the point of the view of the worst of. अब अगर ये ना पता हो कि उनमें वो कौन होगा या उससे उसको क्या फायदा होगा, तो हर कोई जो एक भविष्य की सोसाइटी की कामना करेगा वो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना खराब से खराब उससे जो है नजरिए से सोच के देखेगा। It will be clear to a person who can reason and think for himself that those who are born privileged will enjoy certain special opportunities. ये उस इंसान को कहीं ज्यादा साफ समझ में आएगा जिसके पास कारण है या जो अपने लिए सोचता है, बजाय उन लोगों के लिए जो घर में पैदा होते हैं जहां सब सुख सुविधाएं होती हैं और या उनको जो है कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं।
But what if they have the misfortune of being born in a disadvantaged section of society where few opportunities will be available to them? और सोचो अगर कहीं ऐसा हो कि वो ऐसे सब उसमें पैदा हो जाएं समाज में तबके के जहां जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन माना जाता है, जहां बहुत कम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. Hence, it would make sense for each person acting in his or her own interest to try to think of the rules of organization that will ensure reasonable opportunities to the weaker section. तो ऐसे में क्या होगा कि ये चीज जो है हर एक इंसान के लिए जो कि अपने चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो अपने हित के लिए जो सोचते हैं वो सोचने पे मजबूर होंगे उन रूल्स के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें ये इंश्योर हो कि हाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज जो है वीकर सेक्शंस को भी मिलेंगी. The attempt will be to see that important resources like education, health, shelter, etc. are available to all persons even if they are not the part of the upper class. कोशिश ये करी जाएगी कि जो मुख्य रिसोर्सेज हैं जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, शेल्टर है, ये हर इंसान को अवेलेबल हो भले ही वो अपर क्लास का हिस्सा है कि नहीं. It is of course not easy to erase our identities and to imagine oneself under a veil of ignorance. ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि हम अपनी पहचान को खत्म कर दें या इमेजिन करें हम कि अनजान का जो एक अनजान पर्दा होता है उसके पीछे या उसके अंदर हम अपने आप को इमेजिन कर पाए. बट देन इट इज इक्वली डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल टू बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड शेयर देयर गुड फॉर्च्यून विद स्ट्रेंजर्स. ये भी बहुत मुश्किल है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चीजों को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते या अपना जो अच्छी किस्मत है वो किसी अजनबी के साथ शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं होते. That is why we habitually associate self-sacrifice with heroism. इसीलिए ज्यादातर जो है सेल्फ सेक्रीफाइस को हीरोइज्म से जोड़ा जाता है. Given these human failings and limitations, it is better for us to think of a framework that does not require extraordinary actions. अब ये सब जो ह्यूमन खामियां हैं या जो पाबंदियां हैं अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है कि हम सोचें एक ऐसे फ्रेमवर्क के बारे में जिसमें बहुत ज्यादा अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस की जरूरत ना हो. The merit of the veil of ignorance position is that it expects people to just be their usual rational selves. अब जो veil of ignorance है इसकी merit जो है वो तभी है जब ये expect करा जाए लोगों से कि वो जैसे हैं वो वैसे ही रहें. They are expected to think for themselves and choose what they regard to be in their interest. जो वो ये सोचे कि उनके लिए अपने बारे में सोचे साथ ही साथ वो चुने जो उनके हित में हो. The pertinent thing, however, is that when they choose under the veil of ignorance, they will find that it is in their interest to think from the position of the worst off. जो उचित चीज रहेगी वो यही रहेगी कि अगर उनको जो है चूज करने के लिए कहा जाए वेल ऑफ इग्नोरेंस के तहत तो उनको ये पता चलेगा कि ये चीज इनके इंटरेस्ट में है क्योंकि तब वो सोचेंगे जो बिल्कुल ही वर्स्ट ऑफ पोजीशन है उस नजरिए से. Wearing the imagined veil of ignorance is the first step in arriving at the system of fair laws and policy. अगर veil of ignorance का चोला पहन ले, imaginary veil of ignorance का चोला पहन ले, तो शायद ये पहला कदम होगा उस जगह पहुंचने का जो हम कहते हैं सिस्टम है fair laws और policies का. It will be evident that rational persons will not only see things from the perspective of the worst off, they will also try to ensure that the policies they frame benefit the society as a whole. ये भी बात सच है कि जो तर्क संगत लोग होते हैं अगर वो जो है इस तरीके से करे तो फिर वो जो चीजों को देखेंगे वो खाली बहुत ही खराब पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से ही नहीं देखेंगे बल्कि वो फिर ये भी कोशिश करेंगे कि जो पॉलिसीज बनाए वो उसमें समाज का पूरा फायदा हो. बोथ थिंग्स हैव टू गो हैंड इन हैंड. दोनों ही चीजों को साथ में चलना होगा. Since no one knows what position they will occupy in the future society, each will seek rules that protect them in case that happen to be born among the worst off. अब अगर किसी को ये नहीं पता कि वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा एक भविष्य वाले समाज में तो हर कोई ऐसे रूल्स बनाना चाहेगा जिसमें उसको खुद को भी वो अपने को बचा सके बाई चांस अगर वो ऐसी जगह पैदा हो गया जहां पर उसको उतनी सुविधाएं नहीं है. But it would make sense if they also try to ensure that their chosen policy does not also make those who are better off weaker because it is also possible that they could be born into a privileged section of in the future society. अब एक चीज और भी ध्यान रखनी होगी कि वो जो पॉलिसी बनाए उनकी जो चुनी हुई पॉलिसी है
वो इस तरीके से ना हो कि जो बेटर ऑफ लोग हैं उनको वो कमजोर बना दें, क्योंकि हो सकता है कि वो एक प्रिविलेज्ड पोजीशन में पैदा हो जाए भविष्य सोसाइटी में, तो उनको दोनों को ही ध्यान में रखना होगा। Therefore, it would be in the interest of all that society as a whole should benefit from the rules and policies that they are decided and not just any particular section. तो अगर हम पूरे समाज के हित की बात करें एज अ होल, तो सबको फायदा होना चाहिए उन रूल्स और पॉलिसी से जो डिसाइड करी जाए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को। Such families would be the outcome of rational action, not benevolence or generosity. इस तरह की ये जो फेयरनेस होगी, ये एक तरह से नतीजा होगी जो योग तर्क संगत एक्शन है उसका, ना कि उदारता का। Rawls therefore argue that rational thinking, not morality, could lead us to be fair and judge impartially regarding how to distribute the benefits and burdens of a society. रॉल्स जो है वो फिर यही अपना तर्क देते हैं कि एक तर्क संगत सोच जो है, नैतिकता नहीं, तर्क संगत सोच जो है वो हमें काफी हद तक फेयर रखेगी, न्यायपूर्ण रखेगी उस केस में जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बेनिफिट्स को या जो बर्डन है सोसाइटी के उनको। In his example, there are no goals or norms of morality that are given to us in advance and we remain free to determine what is best for ourselves. उनके इस एग्जाम्पल में ना तो कोई गोल है, ना कंडीशंस है मोरालिटी की जो हमें पहले से दी गई हो, और हम बिल्कुल फ्री हैं कि हम अपने लिए चुन सकते हैं कि क्या सबसे बेस्ट है। It is this belief which makes Rawls' theory an important and compelling way to approach the question of fairness and justice. तो एक तरह से ये जो रॉल्स की थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी परसुएडिंग है कि हम एक अपना जो अप्रोच है फेयरनेस और जस्टिस के प्रति जो सवाल हैं उनके लिए जो हमारी अप्रोच है वो काफी हद तक उसको रॉल्स थ्योरी जो है जस्टिफाई करती है। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है परसुइंग सोशल जस्टिस, वो करते हैं अपने अगले वीडियो में।